हेलो एवरीवन। एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो जो कि पीजीटी समाजशास्त्र का एग्ज़ाम के 18 से 19 दिन बचे हुए हैं, तो आज से आप लोगों को हम फास्ट रिवीजन कराएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे और इस तरह से करके आपको जल्दी जल्दी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और जिस भी फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि हम जो भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके लिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चमत्कारी सत्ता आधारित होती है। ऑप्शन ए असाधारण व्यक्ति की प्रतिभा एवं शालीनता पर, ऑप्शन बी विधिक कानून की मान्यता में विश्वास पर, ऑप्शन सी मौलिक क्षमता की मान्यता में विश्वास पर, या ऑप्शन डी अति प्राचीन परंपराओं की पवित्रता पर। तो आप लोग गैस करने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। तो जिन भी फ्रेंड्स ने ऑप्शन ए चूज़ किया है उनका सही है, क्योंकि चमत्कारी सत्ता इसके बारे में किसने बात किया है? मैक्स वेबर ने बात किया है। ठीक है, चमत्कारी सत्ता पे किसने बात किया है? मैक्स वेबर। और आप लोगों को पता भी होगा मैक्स वेबर ने जो है 3 प्रकार के सत्ता की बात की। एक तो हो गया आपका चमत्कारी सत्ता, दूसरा हो गया परंपरागत सत्ता, ठीक है, और तीसरा है आपका वैधानिक सत्ता। तो इन 3 सत्ता के बारे में बात किया है। तो देखिए, परंपरागत सत्ता जैसे कि आपके पिता या दादा, जो उनकी सत्ता है वो परंपरागत रूप से चली आ रही। उसी तरह वैधानिक सत्ता की बात किया जाए तो वैधानिक सत्ता वो होगी जो कि हमें कानून के द्वारा, जो कि सरकार द्वारा, जो कि हमें एक विधिक कानून द्वारा स्थापित सत्ता होगी। जैसे हम किसी स्कूल में प्रधानाध्यापक बनते हैं, टीचर बनते हैं, या कहीं भी आप जज बनते हैं, तो ये क्या होगी? ये वैधानिक सत्ता होगी। वहीं चमत्कारी सत्ता जो होती है, चमत्कारी सत्ता वो होती है जैसे जिसके अंदर एक विलक्षण गुण होता है। जैसे रामदेव बाबा हो गए, अन्ना हजारे हो गए, इन सब के अंदर एक विलक्षण गुण है, इसलिए इसे चमत्कारी सत्ता मैक्स वेबर ने बोला है। तो यहाँ पे यही बात किया गया कि असाधारण व्यक्ति की प्रतिभा एवं शालीनता जो है वो चमत्कारी सत्ता के अंतर्गत आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक दबाव समूह को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नरजाति समूह, ऑप्शन बी अनौपचारिक समूह, ऑप्शन सी विशिष्ट हित समूह, या ऑप्शन डी जाति समूह। तो यहाँ पे बात करी जा रही है दबाव समूह। तो दबाव समूह को और क्या मान सकते हैं? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी विशिष्ट हित समूह। तो विशिष्ट हित समूह को ही दबाव समूह कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो दबाव समूह होता है या विशिष्ट हित समूह होता है, इसके अंतर्गत ये बात किया जाता है कि किसी भी एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे मालिक और अन्य संगठन, तो मालिक क्या करता है? अपने नौकरों पे दबाव डालता है कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए या इतना काम होना चाहिए, तो एक दबाव डाल के वो अपने काम को करवा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? उसका क्योंकि एक विशिष्ट हित है कि इतना हमें काम होगा तभी हमें प्रॉफिट होगा, तो ये विशिष्ट हित, इसे ही दबाव समूह। या फिर सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए कि दबाव समूह का प्रयोग कहाँ होता है, तो राजनीतिक दलों में विशेष रूप से होता है इसका प्रयोग। ठीक है, तो दबाव समूह मतलब किसी दबाव को या फोर्स डाल के कोई कार्य किया जा रहा है और उसका क्या होता है? एक विशिष्ट उद्देश्य होता है या हित होता है, इसीलिए इसे दबाव समूह या विशिष्ट हित समूह भी बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बात की जा रही है मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को कहते हैं। ऑप्शन ए तलाक, ऑप्शन बी मेहर, ऑप्शन सी खला, या ऑप्शन डी दहेज। तो आई होप इसका सभी को आंसर पता होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी मेहर। तो मुस्लिम विवाह के समय जब दूल्हे दुल्हन को जो भी राशि अदा करता है उसे क्या बोला जाता है? मेहर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति का पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी अनुच्छेद 340, ऑप्शन सी अनुच्छेद 342, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 344। तो देखिए, यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 340। पिछड़ी जातियों के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 340 में दिया गया है। वहीं अगर बात किया जाए अनुच्छेद 338 क्या होता है, तो इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का उपबंध के बारे में बात किया गया है। वहीं अनुच्छेद 42 के बारे में बात किया जाए कि क्या होता है, तो अनुच्छेद 42 जो होता है यह अनुसूचित जनजातियों के समूह का राष्ट्रपति के द्वारा करना, कि राष्ट्रपति बताते हैं
कि कौन कौन से अनुसूचित जनजातियां हैं, तो इसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 342 में। और अनुच्छेद 344 के बारे में बात किया जाए तो इसमें राजभाषा के आयोग एवं संसद की समिति का गठन के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो पॉज कर करके। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संरचनात्मक भेदभाव शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। ऑप्शन ए केवल अनुसूचित जातियों के लिए अवसरों की बेहतर व्यवस्था। ऑप्शन बी विभिन्न अनुसूचित जनजातियों में प्रतियोगिता संघर्ष की भावना को प्रोत्साहित। ऑप्शन सी दुर्बल तबके के लोगों को केवल शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। या ऑप्शन डी दुर्बल तबके के लोगों को सुधारात्मक एवं कल्याणकारी उपाय का उपबंध करना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है संरचनात्मक भेदभाव का सर्वोत्तम वर्णन क्या किया जा रहा है, इस ऑप्शन में आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी दुर्बल तबके के लोगों को सुधारात्मक एवं कल्याणकारी उपाय का उपलब्ध कराना, यही संरचनात्मक भेदभाव के लिए एकदम सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इमाइल दुर्खिम के विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सामूहिक चेतना। ऑप्शन बी जनसंख्या का घनत्व। ऑप्शन सी आंगिक अन्योन्याश्रिता। या ऑप्शन डी प्रकारों का विशेषीकरण। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी प्रकारों का विशेषीकरण, क्योंकि देखिए प्रकारी वो होते हैं, प्रकारी क्या कहे जाते हैं, प्रकारी वो होते हैं जो किसी भी संरचना के लिए विभिन्न तत्वों का एक सामंजस्य या अनुकूलन करके उस संरचना में संतुलन स्थापित करते हैं। ठीक है, तो प्रकारी जो होगा वो श्रम विभाजन से संबंधित नहीं होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से किन के विचारों से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता, ये किसने बोला है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी मैक्स वेबर। ऑप्शन सी एफ हीगल। या ऑप्शन डी एच स्पेंसर। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने जो बात किया है वो अस्तित्व से चेतना की बात किया है, मतलब भौतिक जगत से उन्होंने विचार को माना है कि भौतिक जगत में विचार का जन्म होता है। जबकि अगर बात किया जाए चेतना से अस्तित्व का निर्धारण किसने माना है, तो यहाँ पे हो जाएंगे हीगल हो जाएंगे। ठीक है, हीगल ने क्या कहा था कि पहले विचार आएगा फिर भौतिक जगत का निर्माण होगा, जबकि कार्ल मार्क्स ने कहा था नहीं, पहले भौतिक जगत होगा फिर उसके अंतर्गत विचारों का जन्म होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि विचार अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है जब और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं, यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो कार्ल मार्क्स रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसने दी है। ऑप्शन ए पेरेटो। ऑप्शन बी वेबर। ऑप्शन सी स्पेंसर। या ऑप्शन डी सोरोकिन। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो कि स्पेंसर ने रेखीय व्याख्या किया, जबकि वेबर हो गया, सोरोकिन हो गया और पेरेटो इन सब ने चक्रीय व्याख्या किया है। सामाजिक परिवर्तन या मानव समाज के विकास का जो बात किया है उसमें स्पेंसर जो है इन्होंने रेखीय व्याख्या किया है। क्यों? क्योंकि स्पेंसर ने देखिए एक सिद्धांत दिया हुआ है सामाजिक प्रवरण का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक प्रवरण का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक प्रवरण का सिद्धांत जिसे किसने दिया है, स्पेंसर ने दिया है। इसमें इन्होंने बात किया है कि प्रकृति जो होती है वो योग्य व्यक्तियों को जीवित रखने के लिए छोड़ देती है और दुर्बल जो व्यक्ति होते हैं उनका विलय कर लेती है, इस प्रकार उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो समाज में जब भी समाज का निर्माण होता है, व्यक्ति का जन्म होता है, तो जो योग्य व्यक्ति होंगे उसे प्रकृति छोड़ देती है और जो दुर्बल प्राणी होंगे उनके में अपना विलय कर लेती है। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इन्होंने बताया जो समाज का निर्माण होता है वो सरल से जटिल की ओर, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर और समानता से असमानता की ओर होता है और इस तरह एक रेखीय क्रम में समाज का परिवर्तन होता रहता है, ये बात किया है। और सामाजिक प्रवरण का सिद्धांत याद रखिएगा, ये स्पेंसर ने दिया है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक यांत्रिक संहति से आंगिक संहति में परिवर्तित होने में बाधक होता है। 1 प्रतिमानहीनता। 2 अपर्याप्त संगठन। 3 अवसरों में समानता। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो बताइए कि कौन होता है जो यांत्रिक संहति से आंगिक संहति में परिवर्तन होने में बाधक होता है। तो ऑप्शन दिया गया 1 तथा 2, ऑप्शन बी दिया गया 2 तथा 3, ऑप्शन सी दिया है 1 तथा
3 या ऑप्शन डी दिया गया 1, 2 तथा 3। तो बताइए कौन सा यहाँ पे होगा सही। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3। तो 2 और 3 की बात किया गया है, जो कि यांत्रिक संहति से जब हम आंगिक संहति में मतलब यांत्रिक एकता से आधुनिक युग से जब हम सावयवी एकता में या फिर कहें प्राचीन आदिम समाज में जब हम परिवर्तित होते हैं तो क्या चीज़ बाधक होता है, तो अपर्याप्त संगठन और अवसरों की असमानता, ये जो होगा ये हमें उस सावयवी एकता में परिवर्तित नहीं होने देगा। तो 2 और 3 यहाँ पे आंसर सही है। आइए 10 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है। ऑप्शन ए किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि। ऑप्शन बी वस्तुओं को बनाने का ढंग। ऑप्शन सी किसी परिघटना को कार्य रूप देने की विधि। या ऑप्शन डी प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने का ढंग। तो विज्ञान किसे कहेंगे इसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑप्शन ए किसी प्रघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि। तो जब हम किसी प्रघटना को समझते हैं उसकी व्याख्या करते हैं तो वही क्या होता है, विज्ञान कहा जाता है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए विदेशी सहायता। ऑप्शन बी विदेशी सहयोग। ऑप्शन सी प्रौद्योगिक हस्तांतरण। या ऑप्शन डी मानव मूल्यों से वचनबद्धता। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय जब संदर्भ में हम सोचेंगे तो कौन सा एक ऐसा विवाद होगा जो भारतीय वैज्ञानिक है उनको प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी मानव मूल्यों में वचनबद्धता। तो देखिए भारतीय समाज में जो है मूल्यों का एक विशेष स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया था। ऑप्शन ए नालगोंडा घटना। ऑप्शन बी सी काकूलम घटना। ऑप्शन सी नक्सलवादी घटना। या ऑप्शन डी मधुबनी घटना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए नालगोंडा घटना, जिसे भूदान आंदोलन के नाम से भी जानेंगे। तो देखिए नालगोंडा घटना जो है ये कब शुरू किया, 1951 में शुरू किया। किसने शुरू किया, विनोबा भावे ने। ठीक है, विनोबा भावे ने शुरू किया। और कहाँ शुरू किया, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में शुरू किया विनोबा भावे ने 1951 में नालगोंडा घटना। तो ये किससे संबंधित थी, ये भूमि सुधार से संबंधित थी। तो विनोबा भावे चाहते थे कि जो भूमि का वितरण है, पुनर्वितरण है, ये केवल सरकारी कानून के जरिए नहीं बल्कि आंदोलन के द्वारा भी इसकी कोशिश की जानी चाहिए। इसी कोशिश के लिए इन्होंने नालगोंडा घटना, जिसे भूदान आंदोलन के नाम से भी जाना जाएगा, ये 1951 में शुरू किया था। कहाँ पे, तेलंगाना में शुरू किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संस्कृति और सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता है। ऑप्शन ए संस्कृति वह है जो हमने अर्जित की है और सभ्यता वह है जिसे अर्जित करने की हम आकांक्षा करते हैं। ऑप्शन बी संस्कृति वह है जो बुद्धि होती है और सभ्यता नहीं आती है। ऑप्शन सी संस्कृति द्वितीयक है और सभ्यता प्राथमिक है। या ऑप्शन डी संस्कृति वह है जो हम है और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। तो यहाँ पे पूछा गया संस्कृति और सभ्यता क्या है, इस चीज़ के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। तो देखिए संस्कृति हमारी क्या होती है, रूढ़ियाँ हो गए, प्रथाएं हो गए, रीति रिवाज हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये संस्कृति होती है। और सभ्यता क्या होता है, सभ्यता वो होते हैं जो हमारे पास है। जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब क्या होता है, सभ्यता होते हैं। तो इसी के बारे में आर्गन निमकाफ ने भी अपनी पुस्तक सोशल चेंज में बात किया है कि संस्कृति और सभ्यता के बीच में जब रुकावट होता है, जैसे संस्कृति क्या होती है, पीछे रह जाती है, सभ्यता काफ़ी आगे बढ़ जाती है। तो इसे उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पक्षता भी जिसे बोलते हैं के बारे में भी बात किया है। ठीक है, तो संस्कृति मतलब हमारी जो संस्कृति रीति रिवाज होते हैं, सभ्यता जो भौतिक आविष्कार हो रहे हैं, इन सब के बारे में बात किया जाए। बस इतना ही ऐसा याद रखिएगा तो संस्कृति और सभ्यता आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से किसने मानव समाज की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता को चिन्हित किया है। ऑप्शन ए अल्कोवर। ऑप्शन बी सी डार्विन। ऑप्शन सी एच स्पेंसर। या ऑप्शन डी एल एच मॉर्गन।
तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एल.एच. मॉर्गन। एल.एच. मॉर्गन ने जो सामाजिक परिवर्तन या मानव समाज के जो विकास की बात किया है, उसमें इन्होंने बताया कि 3 अवस्थाएं होती है, एक जंगलीपन होता है, दूसरा बर्बरता होती है और तीसरी क्या होती है, सभ्यता होती है। ठीक है, तो इनकी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, एनिशियंट ठीक है, एनिशियन सोसाइटी। इसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताया है। इसी में इन्होंने जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता के बारे में बात किया है। ठीक, सबसे लोअर स्टेज जंगलीपन की जो निम्न वाली बताया और सबसे उच्चतम स्तर जो बताया वो सभ्यता को बताया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रत्येक चीज कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं, इसका संदर्भ है ऑप्शन ए सांस्कृतिक सार्वभौम, ऑप्शन बी सांस्कृतिक सापेक्षता, ऑप्शन सी प्रतिसंस्कृति या ऑप्शन डी बहुसंस्कृतिवाद। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, आप कोशिश कीजिए गैस करने की। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक सापेक्षता ये कहती है कि प्रत्येक चीज कहीं तो उचित है किंतु हर जगह नहीं। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले तो बात करते हैं कि सांस्कृतिक सापेक्षता के बारे में किसने बात किया। तो सांस्कृतिक सापेक्षता के बारे में बात किसने किया, रूथ बेनेडिक्स। ठीक है, रूथ बेनेडिक्स ने क्या किया, सांस्कृतिक सापेक्षता की बात की या सापेक्षतावाद की बात किया। सीधे इतना जानिए कि सापेक्षता की अवधारणा किसने किया, रूथ बेनेडिक्स ने। किस पुस्तक में किया ये भी जान लीजिए, तो पैटर्न ऑफ कल्चर। ठीक है, पैटर्न ऑफ कल्चर में बात किया इन्होंने, रूथ बेनेडिक्स ने, सापेक्षतावाद। तो सापेक्षतावाद या सांस्कृतिक सापेक्षता क्या होगा, तो इसमें ये बात किया गया जैसे हमारी जो संस्कृति है वो दूसरी संस्कृति में कुछ अंतर है, लेकिन दूसरी संस्कृति में जो किया जा रहा है वो ऐसा नहीं, अनुचित है। तो सांस्कृतिक सापेक्षता यही चीज़ कहती है कि जो हमको अनुचित लगेगा भी वो दूसरी संस्कृति के लिए उचित होता है। जैसे जनजातियों में बहुत सारी ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके लिए उचित हैं। तो हम किसी भी संस्कृति को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, ये सांस्कृतिक सापेक्षता होता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वो प्रक्रिया क्या होती है, ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी समांतरवाद, ऑप्शन सी विकास या ऑप्शन डी बहुवाद। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए विसरण। ठीक है, जब संस्कृति जो एक समाज से दूसरे समाज में फैलेगी, संस्कृति के जो भी गुण होंगे वो क्या होगा, विसरण होगा, या फिर इसको एक और चीज बोल सकते हैं, प्रसार। ठीक है, प्रसार बोलिए या विसरण बोलिए। तो जब संस्कृति के कुछ लक्षण, कुछ विशेषताएं जब दूसरी संस्कृति में फैलते हैं और वो संस्कृति उसे अपनाती है, जैसे पश्चिमीकरण की कुछ चीज़ें हिंदू सभ्यता में, जैसे पश्चिमी सभ्यता के कुछ चीज़ें जब भारतीय सभ्यता में हुए उसका हमने अनुसरण किया, तो ये क्या होगा, ये प्रसार या विसरण कहलाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सांस्कृतिक पक्षता की धारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। ठीक है, सांस्कृतिक पक्षता की बात किया जा रहा है। ऑप्शन ए समाज के गैर आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक क्षेत्रों में, ऑप्शन बी समाज के आर्थिक अधिकार क्षेत्रों की तुलना में राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में, ऑप्शन सी समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, या ऑप्शन डी समाज के सांस्कृतिक गतिविधि की तुलना में धार्मिक गतिविधियों में। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए समाज के गैर आर्थिक क्षेत्र की तुलना में आर्थिक क्षेत्रों में। अब सांस्कृतिक पक्षता क्या होता है, देखिए सांस्कृतिक पक्षता या फिर विलंबना, एक चीज को समझ लीजिए, जो चीज़ें होती है सांस्कृतिक पक्षता भी उसे कहेंगे, विलंबना भी उसे कहेंगे। जब हमारा संस्कृति का जो विकास होता है वो सभ्यता की तुलना में कम होता है। ठीक है, संस्कृति जो कि धीरे धीरे विकसित होती है, सभ्यता बहुत तेजी से बढ़ती है आगे, अभी हमने आपको ऊपर बताया भी था। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात किया गया कि समाज के गैर आर्थिक क्षेत्रों में, मतलब गैर आर्थिक क्षेत्र मतलब हमारे संस्कृति जो कि हमारी रूढ़ियाँ, प्रथाएं, रीति रिवाज होते हैं की तुलना में आर्थिक क्षेत्र मतलब हमारी सभ्यता की ये टेलीफोन, टेलीविज़न और आपका मोबाइल फ़ोन, मतलब बहुत तीव्र विकास होना, ये सभ्यता। तो आर्थिक क्षेत्रों में ज़्यादा तेज विकास होना गैर आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में, यही क्या होता है, यही सांस्कृतिक पक्षता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सजातीय केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकार्यपूर्ण है, मतलब दुष्प्रकार्यपूर्ण या दोषपूर्ण है, ये बात की जा रही है। ऑप्शन ए
अंतरा समूह संबंध के लिए, ऑप्शन बी सम समूह संबंध के लिए, ऑप्शन सी अंतः समूह संबंध के लिए, या ऑप्शन डी सामुदायिक संबंध के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अंतः समूह संबंध के लिए दुष्प्रकार्यपूर्ण है। अंतः समूह संबंध मतलब जिस समूह में आप रहते हैं उस समूह संबंध के लिए सजाति केंद्रवादिता जो है ये दुष्प्रकार मतलब होगा कि सजाति केंद्रवादिता क्या होता है, ये वो होता है जैसे कि हम हर संस्कृतियों के मूल्यांकन करने की हमारे अंदर क्षमता होती है कि वो संस्कृति में कुछ कमियां हैं या अच्छाइयां हैं, लेकिन टीका टिप्पणी करने की तो होती है, लेकिन हम दूसरे की संस्कृति में अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझते हैं। तो ये चीज़ें श्रेष्ठ जो समझना चीजें हैं ये क्या होता है, किसके लिए दुष्प्रकार्यपूर्ण होगा, अपने अंतः समूह संबंध के लिए, कि जो हमारे जो समूह के संबंध है उसके लिए दुष्प्रकार्यपूर्ण होगा सजाति केंद्रवाद। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं इसलिए। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन को देखते हैं। पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रति के लिए संस्थापन की धारणा निर्णायक होती है, वह उसे देखते हैं। ऑप्शन ए एक प्रक्रिया के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, ऑप्शन बी एक प्रकार के रूप में एवं एक ढांचे के रूप में, ऑप्शन सी एक ढांचे के रूप में या एक संरचना के रूप में, ऑप्शन डी दिया गया एक संरचना के रूप में और एक प्रकार के रूप में। तो पार्सन के जो संस्थाकरण की प्रक्रिया है वो किस चीज़ की ओर जाती है, इसके बारे में बात किया है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक प्रक्रिया के रूप में और एक संरचना के रूप में। ठीक है, तो पार्सन्स की जो सामाजिक व्यवस्था है इसको आप अगर समझें तो ये क्या होता है। तो पार्सन ने जो सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात किया है, इन्होंने बताया सामाजिक व्यवस्था वो होगी, ये सामाजिक संरचनाएं वो होंगी जो व्यक्तियों के बीच में बार बार दोहराई जाएंगी और अंत में जाके वो एक संस्था का रूप ले लेंगी। ठीक है, मतलब वही बात किया गया, एक प्रक्रिया के रूप में और एक संरचना के रूप में। प्रक्रिया मतलब बार बार उस चीज़ों को दोहराया जाना और उसके बाद एक संस्था एक संरचना का रूप ले लेना, वही सामाजिक व्यवस्था होती है। ठीक, ये पार्सन्स ने बताई है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आर.के. मार्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है। ऑप्शन ए किसी समूह के सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का समुच्चय, ऑप्शन बी एक संबंध भूमिका द्वंद्व जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से होता है, या ऑप्शन सी किसी समूह की समान परिस्थितियों की भूमिकाओं का समुच्चय, या ऑप्शन डी किसी समूह में सोपानिक रूप में व्यवस्थित भूमिका द्वंद्व। तो भूमिका विन्यास का क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए कि भूमिका विन्यास के बारे में किसने बात किया, आर.के. मार्टन। भूमिका विन्यास का मतलब होगा कि समाज में जो व्यक्ति की एक परिस्थिति होती है, एक स्टेटस होता है, एक पद होता है और पद से जुड़े उसके कुछ भूमिका या कई सारी भूमिकाएं होती हैं। जैसे अगर आपको कहीं पे जैसे आपको प्रधानाध्यापक बना दिया जाता है, ठीक है, एक प्रिंसिपल के रूप में आपको पद दिया जाता है, तो वहाँ पे आपकी कई सारी भूमिकाएं होती हैं। जैसे आपको टीचर को भी देखना है, आपको स्कूल का मैनेजमेंट भी देखना है, आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित करना, आपको स्टूडेंट पे भी ध्यान देना, उनके पेरेंट्स से भी मिलना है। तो ये कई सारी भूमिकाएं होती हैं। तो एक पद से संबंधित सामाजिक पद से जब कई सारी भूमिकाओं में द्वंद्व होगा वही क्या होगा, भूमिका विन्यास होगा, जिसको आर.के. मार्टन ने बताया है। आइए अब 21 देखते हैं क्वेश्चन। एक समाज को जब एक सामाजिक गतिशीलता की रुकावट की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आदर्श समाज, ऑप्शन बी गतिशील समाज, ऑप्शन सी बंद समाज, या ऑप्शन डी खुला समाज। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी खुला समाज। ठीक है, तो इसमें बात किया गया है कि एक समाज को जो सामाजिक गतिशीलता की रुकावट की अनुपस्थिति के रूप में, मतलब तो देखिए खुला समाज वो होगा जहाँ जो सामाजिक गतिशीलता होगी उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। तो यहाँ पे वही बात किया गया है कि सामाजिक गतिशीलता में जब किसी तरह की रुकावट की अनुपस्थिति होती है तो वो कौन सा समाज होता है, तो वो जो समाज होगा वो खुला समाज होगा, कि किसी तरह भी गतिशील हो जाए, कोई भी तरह उसे रुकावट ना हो, कोई भी व्यवधान पैदा ना हो, तो वो जो होगा खुला समाज होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबंध हैं? 1 छोटा परिवार, 2 स्वार्थपरकता, 3 पृष्ठभूमि की समानता, या 4 साझे हित की प्रबलता। तो यहाँ पे कूट दिया गया है ऑप्शन ए 1, 2 तथा 3, ऑप्शन बी 2, 3 तथा 4, ऑप्शन सी 1, 3 तथा 4, या ऑप्शन डी 1, 2 तथा 4। तो कौन सा यहाँ पे आंसर रहेगा? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1, 3 तथा 4। तो सबसे पहले समझेंगे प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी, कूले ने दी।
ठीक है। पुस्तक को इनकी कौन सी है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आई थिंक अब थोड़ा सा समझ जाइएगा, क्योंकि हम बोल भी देते हैं, यहाँ पे लिखने पे अगर समझ में ना आए तो प्राथमिक समूह या द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी? कूले ने दी। और किस पुस्तक में? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें इन्होंने जो प्राथमिक समूह के बारे में बात किया, इसमें इन्होंने बताया कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य वो होगा जिन समूह में आमने सामने के संबंध पाए जाते होंगे। अब जाहिर सी बात है, जब हम आमने सामने के संबंध पाएंगे तो एक छोटा आकार होगा, दूसरा पृष्ठभूमि में समानता होगी क्योंकि सभी लोगों की पृष्ठभूमि समान है, और साझे हित की प्रबलता होगी कि सभी लोग एक दूसरे से हितों में बराबर होंगे, ठीक है। तो साझे हितों में प्रबलता होगी, पृष्ठभूमि की समानता और छोटा आकार, ये तीनों विशेषताएं किससे संबंधित है? प्राथमिक समूह से संबंधित हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति को परख सकते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्वजन समूह, ऑप्शन बी समकक्षी समूह, ऑप्शन सी द्वितीयक समूह, या ऑप्शन डी संदर्भ समूह। बात हो रहा है कि एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख कर सकते हैं वो क्या होगा? तो वो जो होगा वो संदर्भ समूह होगा, ठीक है। संदर्भ समूह अब क्या होता है? देखिए, संदर्भ समूह वो होता है जब हम अपनी संस्कृति की तुलना में दूसरी संस्कृति में जाने की कोशिश करते हैं या उसे अपनाते हैं, तो ये क्या होता है? ये संदर्भ समूह होता है कि किसी दूसरी संस्कृति के कुछ गुणों को अपना लेना, उसके तरह आचरण या व्यवहार करने लगना संदर्भ समूह होगा। तो यहाँ पे उसी बात किया कि एक समूह की तुलना में हम अपनी परिस्थिति की परख दूसरे समूह की उस तुलना से करते हैं, तो ये संदर्भ समूह होगा। और तो इसे सबसे पहले सर्वप्रथम इस उपकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? हाइमैन ने किया, अपनी किस पुस्तक में? द साइकोलॉजी में, ठीक है। द साइकोलॉजी में हाइमैन ने सबसे पहले इस उपकल्पना का प्रतिपादन किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि सामाजिक स्थिति में एक ऐसा परिवर्तन जिससे एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती क्या होता है? ऑप्शन ए सामाजिक गतिहीनता, ऑप्शन बी समस्तरीय गतिहीनता, ऑप्शन सी उदर गतिशीलता, या ऑप्शन डी संरचनात्मक गतिशीलता। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी समस्तरीय गतिहीनता, गतिहीनता की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब सामाजिक स्थिति में एक ऐसा परिवर्तन जिसमें एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती है उसे समस्तरीय गतिशीलता कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपका जो स्टेटस है, आपका कहीं ट्रांसफ़र हुआ, आपको उसी स्टेटस या पद पे मिल गया दूसरी जगह, तो वहाँ पे आपकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ लेकिन आपका पद चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या होगा? समस्तरीय गतिशीलता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 25 क्वेश्चन पे। भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह ऑप्शन ए परिस्थिति का व्यष्टि स्तर का पहलू है, ऑप्शन बी परिस्थिति का स्थिर पहलू है, ऑप्शन सी परिस्थिति का गतिशील पहलू है, या फिर ऑप्शन डी परिस्थिति का समष्टि पहलू है। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा कि भूमिका क्या होती है? तो देखिए, यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी कि परिस्थिति का गतिशील पहलू है, ठीक है। तो क्या बोला जाता है? भूमिका जो होती है वो परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है। इसको कि भूमिका जो कि परिस्थिति का गतिशील पहलू या व्यवहारिक पहलू होता है। अब अगर बात किया जाए कि भूमिका की संकल्पना किसने दिया, तो देखिए मीड ने भी दिया है, न्यूमकॉप ने भी दिया है, मैरिनो ने दिया है, सर्विन आदि वैज्ञानिकों ने भूमिका की संकल्पना दी है। और समाजशास्त्र में भूमिका को यही बोला जाता है कि परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू होता है। तो आई होप आपको 25 क्वेश्चंस और उसकी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आई होप समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।